वेलकम, आई एम आलोक सर। आज सेट थ्योरी में हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इसको अलजेब्रा ऑफ सेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ये चार चीज हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स देखेंगे। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स, पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनियन होता क्या चीज है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लेते हैं सेट ए इज 1 2 3 4 एंड सेट बी इज 5 6 7। तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए और ऐसे यू बनाते हैं, तो यू फॉर यूनियन और फिर बी लिखेंगे, तो इसको कहेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 और बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे 5 6 7। यानी ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे, तो हमारा यूनियन हो जाएगा। ध्यान ये रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड देख लो। जैसे मान लिया हमने कहा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 4 5। नाउ a यूनियन b इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए, यहां पर a में 1 2 3 4 है, b में 3 4 5 है। यानी 3 और 4 दो एलिमेंट ऐसा है जो a में भी है और b में भी है, लेकिन यूनियन में हमने एक ही बार लिखा है। तो ये सेट थ्योरी का जो रूल है, सेट का रूल यही होता है कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो हम अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इस एग्जांपल से इतना समझ में आया कि यूनियन में होता क्या है। अगर दो सेट का यूनियन निकालना है तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट के कलेक्शन से एक नया सेट बनाएंगे, उस नए सेट को यूनियन कहेंगे, उसको ए यूनियन बी लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सेट है ए और एक सेट मैंने बना दिया यहां पर बी, और इसको मैंने ऐसे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये है यू। तो यूनियन में क्या हो जाएगा? ये पूरा ए के ऑल एलिमेंट, ये पूरा एरिया ए का ले लेंगे, कंप्लीट एरिया ऑफ ए, कंप्लीट पोर्शन ऑफ ए एंड कंप्लीट पोर्शन ऑफ बी। ये एरिया जो होगा, जो हमने यहां पर साइडेड किया है, जो हमने यहां पर लाइन खींचा है, ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या समझ में आया? ए यूनियन बी में क्या हुआ कि द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ, दोनों ए और बी दोनों के एलिमेंट के कलेक्शन को यूनियन कहा जाएगा। ए के एलिमेंट को लिया जाएगा और बी के एलिमेंट को लिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब थोड़ा इसको और देखते हैं। देखो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट if x belongs to A union B implies x belongs to A or x belongs to B। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने और यूज किया है। मैंने कहा कि अगर x A यूनियन B में है तो x A में होगा या B में होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए, यहां पर और क्यों यूज हुआ। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एलिमेंट यहां पर है, x यहां पर है, तो A में है, ये B में नहीं है, लेकिन यूनियन में आ जाएगा क्योंकि यूनियन में पूरा पोर्शन लिया जाएगा। अब मान लो x यहां नहीं है, यहां है, यहां पर x है। ठीक है, तो ये B में है लेकिन A में नहीं है, लेकिन यूनियन में आ जाएगा क्योंकि यूनियन में पूरा पोर्शन लिया जाता है। तो अगर कोई एलिमेंट A में है और B में नहीं है तब भी यूनियन में होगा, और B में है A में नहीं है तब भी यूनियन में होगा, और A और B दोनों में है तब भी यूनियन में होगा। तो इसलिए यहां पर और का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ x belongs to A or x belongs to B implies x belongs to A union B। तो इन दोनों बातों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर x यूनियन में है तो A में होगा या B में होगा, या अगर x A में है या B में है तो यूनियन में होगा।
तो इस बात को हम यहाँ पर एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर डबल हेडेड एरो का यूज करके भी लिख सकते हैं। अब एक बात और समझो, यहाँ पर अगर मान लिया मैंने कह दिया कि यक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर यक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब कहां पर नहीं है, ये पूरे पोर्शन में नहीं है, ना तो ए में है और ना तो बी में है, इसका मतलब कहीं बाहर होगा, यानी ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप डबल हेडेड यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये लिखा है तो ये हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है। अब यहां ध्यान देना, अगर बिलोंग्स के केस में, यूनियन के केस में बिलोंग्स है तो और का यूज होगा, और यूनियन के केस में ही नॉट बिलोंग्स है तो एंड का यूज होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट को भी लिखा जाता है, बी के एलिमेंट को भी लिखा जाता है। अगर किसी एलिमेंट का रिपीटेशन हुआ है तो वो यूनियन में नहीं आएगा। यूनियन में ए का पूरा पोर्शन आ जाता है, बी का पूरा पोर्शन आ जाता है। इफ x belongs to a union b implies x belongs to a or x belongs to b, r का यूज करेंगे। एंड इफ x does not belongs to a union b, this implies x does not belongs to a and x does not belongs to b, यहाँ पर and का यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया यूनियन। नाउ सेकंड इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई सेट है ए और ये कोई दूसरा सेट है बी, तो इंटरसेक्शन में ये जो कॉमन एरिया होता है उसके एलिमेंट को लिया जाता है, द कॉमन रीजन, द कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी। ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ठीक है, ये यू है, तो ये पोर्शन, ये एरिया जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जैसे यूनियन में यू बनाते हैं तो इंटरसेक्शन में इसको उल्टा बना देते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट है ए, कोई सेट है ए कंटेनिंग सम एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट इज बी कंटेनिंग सम एलिमेंट 4 5 6। तो अब यहां आप देखिए कि कौन सा एलिमेंट इसमें कॉमन है, वो ए में भी है और बी में भी है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में यही 4 आ जाएगा। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, ऐसे, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा तो इसका मतलब बॉक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी वो नल सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो जो कॉमन है उसको हम लिख देंगे, तो जो कॉमन रीजन में होता है, जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन में आता है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर x a इंटरसेक्शन b में है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो वो a में भी होगा और b में भी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर मान लो हम कह दे कि x, इसको डबल हेडेड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ है यानी अगर x इंटरसेक्शन में है तो x a में भी होगा और b में भी होगा। और अगर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। नाउ इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं है, मान लो ये a है ये b है, और कह रहा है इंटरसेक्शन में नहीं है, यानी यहां नहीं है, तो यहां नहीं है तो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम कहेंगे x या तो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा। मान लो a में नहीं है, ठीक है, अगर a में नहीं है और b में है, तो b में है मतलब यहां पर, मान लो यहां हमने 3 कह दिया तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। और अगर b में नहीं है, a में है, मान लो यहां है, तब भी जो है इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो यहां पर ध्यान क्या देना है कि इंटरसेक्शन के केस में अगर बिलोंग्स लगा है तो एंड का यूज होगा, इंटरसेक्शन के केस में नॉट बिलोंग्स लगा है तो आर का यूज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। ओके, नाउ थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस क्या होता है, मान लो फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकंड सेट इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यू हो गया। डिफरेंस में क्या होगा, अगर हमको ए डिफरेंस बी को ऐसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, ए माइनस बी मतलब होता है ए डिफरेंस बी। तो इसमें ए डिफरेंस बी में पहले क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस में क्या होता है, पहले ए लिखा हुआ है, तो ए डिफरेंस बी में ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, और कौन से एलिमेंट लिखेंगे, जो बी में ना हो, ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है। सच एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी मीन्स क्या हुआ, ए का वह एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझिए, ए माइनस बी मीन्स कि ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, तो केवल ए वाले पोर्शन में रहेंगे, यानी हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर चले जाएंगे तो बी में भी चला जाएगा, तो केवल ए का पोर्शन लिखा जाएगा, ये वाला पोर्शन ए डिफरेंस बी होगा। अगर हम बी डिफरेंस ए की बात करेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी डिफरेंस ए में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये बी डिफरेंस ए हो जाएगा, यानी बी का एलिमेंट जो ए में ना हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड बी इज ए सेट ऑफ 4 5 6 7। अब हमको ए माइनस बी निकालना है, यानी ए डिफरेंस बी निकालना है, तो ए डिफरेंस बी में हम ए के सेट को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2। 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है। 4 और 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 ए में है और बी में भी है, 5 ए में भी है और बी में भी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम 6 ले ले या 7 ले ले, मैंने क्या बताया कि जब हमको ए डिफरेंस बी निकालना है तो केवल एक एलिमेंट को देखेंगे और क्या देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट, ए का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, केवल ए के एलिमेंट को लिखेंगे। क्लियर हो गया बात। लेकिन अगर हमको बी माइनस ए निकालना होता, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में बी के एलिमेंट को देखेंगे, ये कहेंगे बी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो जैसे यहां 6 बी का एलिमेंट है लेकिन ए में नहीं है, तो यहां 6 आ जाएगा। 7 बी में है ए में नहीं है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं समझिए, देखिए मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली हम कहेंगे इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो इसका मतलब हुआ कि x a में होगा और b में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर हो गया बात। इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर हो गया डिफरेंस। नाउ फोर्थ ऑपरेशन या फोर्थ इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पहले तो समझिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखते कैसे है। मान लिया एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में यहां ट्रायंगल बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, ए और बी के बीच में प्लस बना के गोला बना दिया जाता है, इसको भी सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ट्रायंगल बना के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सिमेट्रिक डिफरेंस में आप ऐसे एक सर्कल के अंदर प्लस बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब आपको डिफरेंस निकालना आता है तो आप डिफरेंस निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, फिर उनका यूनियन, यूनियन भी आप जानते हैं, उनका यूनियन निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पता चल जाएगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज 1 2 3 4 5 6 and B is 4 5 6 7. Now A minus B, A का एलिमेंट जो B में ना हो, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 A में है B में है, 6 A में है B में है, तो A माइनस B में 1 2 3 होगा। एंड B माइनस A क्या होगा, जो B में हो A में ना हो, तो कौन सा एलिमेंट है, 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो B में है लेकिन A में नहीं है। ठीक है, तो अब A माइनस B हमने निकाल लिया और B माइनस A भी निकाल लिया।
तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन क्या होगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या हो जाएगा? दोनों के सारे एलिमेंट, यानी 1 2 3 7 1 2 3 7. This is called symmetric difference. It is represented by this a symmetric difference b 1 2 3 7. क्लियर हो गया symmetric difference? चलिए इस ऑपरेशन ऑफसेट के बाद में एक छोटी सी चीज और है जो बता दे रहा हूं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट्स. अब मान लीजिए कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक बिगेस्ट सेट होता है. ठीक है, एक बड़ा सेट होता है जो कोई खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? थोड़ा सा देख लीजिए. यूनिवर्सल सेट होता है द बिगेस्ट सेट. बिगेस्ट सेट. अब इस बिगेस्ट सेट में क्या होगा? हैविंग एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखेगा और उसका सबसे बड़ा सेट होगा, उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे. जैसे हमने कह दिया कि सेट ऑफ अल्फाबेट. तो सेट ऑफ अल्फाबेट जब हम बनाएंगे तो उसमें ए से लेकर जेड तक रहेगा. सेट ऑफ अल्फाबेट्स. तो इसमें कौन सा सेट आ जाएगा? मान लो मैंने उसको कह दिया यू. अब इसमें ए बी सी डी डॉट एक्स वाई जेड ये पूरा रहेगा. तो इससे बड़ा तो कोई सेट हो नहीं सकता अल्फाबेट का. जब हम पूरा 26 लेटर जिस कमरे में बंद कर देंगे तो वो कमरा क्या हो जाएगा? उस अल्फाबेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा. ठीक है, मान लेते हैं कि किसी स्कूल में, कोई इंटर कॉलेज है, कोई स्कूल है, और मैंने कह दिया कि उसमें क्लास 11th के सारे बच्चों को लाके एक हॉल में बंद कर दो, एक कमरे में बंद कर दो. शर्त यह होना चाहिए कि क्लास 11th का कोई भी बच्चा कहीं बाहर घूमना नहीं चाहिए. जितने भी बच्चे हैं वो सब जिस हाल में रहेंगे वो हाल क्लास 11th के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. बात समझ आया? तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं होता है. लेकिन यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा सेट है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रॉपर्टी के हो. ऐसा नहीं होगा. किसी स्पेशल प्रॉपर्टी के, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के जब सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर आ जाते हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे. जैसे हमने कहा सेट ऑफ ट्रायंगल. तो सेट ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ कि एक कोई सेट बनाओ जिसमें दुनिया के सारे सेट आ जाए. जितने प्रकार के सेट आते हैं वो सब उसके अंदर बंद कर दो तो सेट ऑफ ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ट्रायंगल के लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से अल्फाबेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया. तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट का, लेकिन उसमें यूनिवर्सल सेट आ गया. क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी था यूनिवर्सल सेट को जानना. इसलिए मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल सेट होता क्या चीज है. अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक कोई सेट होता है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? मान लिया कोई सेट मैंने ले लिया ए. ठीक है, कोई सेट मैंने ले लिया ए और ये हमारा है यूनिवर्सल सेट. ये बाउंड्री होता है, इसके बाहर कोई नहीं जा सकता है, यूनिवर्सल सेट. अब मान लिया कोई एलिमेंट है एक्स ए में है, तो वो ए के बाहर नहीं रहेगा. ए के बाहर नहीं रहेगा. अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में है तो क्या एक्स ए के बाहर है? नहीं है. भाई सिंपल सी बात है. मैंने कह दिया कि कोई क्लास 11 का कोई लड़का है, मान लिया रमेश. अब रमेश अगर क्लास के अंदर बैठा है तो वो क्लास के बाहर तो होगा नहीं. ठीक है, तो उस क्लास 11th का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 11th के क्लास के बाहर का एरिया होगा, लेकिन विद्यालय के बाहर नहीं. जैसे एक हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया कि ये इंटर कॉलेज है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट है. ठीक है, अब उसके अंदर क्लास 11th हो गया ये. अब क्लास 11th का कोई बच्चा अगर 11th में बैठा हुआ है तो वो बाहर नहीं घूम रहा है. अगर क्लास में है तो बाहर नहीं है. उस क्लास का कॉम्प्लीमेंट्री उसके बाहर हो गया, क्लास के बाहर. और अगर कोई बच्चा बाहर है तो वो क्लास में नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो यक्स अगर अंदर है तो बाहर नहीं होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए के बाहर वाला होगा, यानी ये रीजन होगा. सिंपल सी बात है. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए के बाहर का एरिया होगा. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डैश से. ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ए डैश का क्या मतलब हुआ समझिए.
अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो अगर कोई एलिमेंट x a में है तो वो बाहर में नहीं होगा, यानी a डैश का मतलब हो गया u माइनस a। इसका मतलब वो u में हो लेकिन a में ना हो। जैसे अगर x यहां है, x कहां है, यहां है मान लो, और ये हमारा एरिया हो गया a डैश का, तो a डैश में क्या होगा, u के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे लेकिन a के एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। बात समझ में आया? इसको एग्जांपल समझिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हमने कह दिया कि एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ अल्फाबेट, तो इसमें a b c d डॉट 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 x y z, और एक सेट मैंने ले लिया a, और इसमें हमने कह दिया सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या होगा, a e i o u, तो a डैश क्या होगा, a डैश में होगा u माइनस a, यानी u में हो लेकिन a में ना हो। इसका मतलब अल्फाबेट हो लेकिन वॉवेल ना हो, तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो इसको छोड़ दो a e i o u को, तो जितने कॉन्सोनेंट होंगे वो सब लिखा जाएगा, यानी b c d, फिर e नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, f डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। या हम सीधे सीधे लिखते रहे x such that x is consonant ऑफ अल्फाबेट। बात समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ए डैश का मतलब होगा यू माइनस ए, यू में होगा, यूनिवर्सल में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कहेंगे कि इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर कोई सेट ए में है, कोई एलिमेंट किसी सेट ए में है, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। और अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। If x belongs to A implies that it does not belongs to A dash, and if x belongs to A dash, this implies that it not belongs to A। अगर A में है तो A डैश में नहीं होगा, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया? तो इतना आज आप लोगों ने सीखा, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात की जाएगी। ओके बाय।